हेलो। नमस्ते दोस्तों। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑक्टाविया मैंने क्यों लिया इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मेरा होंडा सिटी 5th जेन का ओनरशिप रिव्यू जो मैंने 33,000 किलोमीटर्स चलाने के बाद बेचा था। उसमें कोई दिक्कत थी नहीं, फिर भी मैंने क्यों बेचा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप आज के ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो भी कार्स आ रहे हैं ना उसमें प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और उनका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। अगर आप फोक्सवैगन या होंडा या फिर टोयोटा इन गाड़ी के एग्जांपल्स लेते हैं तो ये क्वालिटी के लिए जाना जाते थे। आज के दिन में अगर आप इनमें से कोई भी लो, आपको रैटलिंग नॉइस आने का चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाता है। 1 साल 2 साल कभी भी आ सकता है। इसीलिए आपको आज के दिन और प्राइजेस भी मैं अगर मेरी होंडा सिटी की बात करूँ तो 16.3 ऑन रोड मैंने लिया था मैसूर से 2020 नवंबर में। वही गाड़ी आज ZX70 अगर आपको लेना है तो 2 से 2.5 लाख महंगा मिलेगा। तो आप अगर ऐसे ही यही ट्रेंड चलता चलता गया तो ऐसा एक दिन आएगा जो आपको मास मार्केट कार भी आपको लेना मुश्किल है। और आप अगर एंट्री लेवल की बात करें तो ऑल्टो से भी प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा ये प्लान था कि मैं एक SIP करूँ, वो तो चल रहा है। और जब मैं 45 ईयर्स का होऊंगा तो BMW खरीदूँ। लेकिन आज के अगर लास्ट 4 साल की अगर हम देखें तो प्राइजेस इतना बढ़ गए। और जो रिसेंटली आपने देखा है तो सुपर्ब और जो एंडेवर अनाउंस किया है उनका एक्सपेक्टेड ऑन रोड कॉस्ट है 60 लाख रुपीज़। तो ऐसे अगर बढ़ता गया तो नया गाड़ी लेना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब गाड़ी के ऊपर लगता है कि शौक तो अलग चीज़ है, लेकिन आप एक लिमिट तक आप खर्चा कर सकते हैं। वो देखिए, घर सबसे पहले आपका सबसे बड़ा असेट होता है। उसके बाद गाड़ी। तो गाड़ी क्या आप लिमिट में आप खर्चा करो तो ही मतलब सही रहेगा। इसीलिए मैंने 2019 वाला ऑक्टाविया लिया। मैंने 1 डेढ़ महीना पूरा बेंगलुरु में घूम के देखा कि जो भी 2016-15 ऐसे मिल रहे हैं ना, वो एक तो 7-8 साल से ऊपर पुराना है। दूसरा, जो इश्यूज़ थे उसमें वो सब रेक्टिफाई कर करके 2017-18 के ऊपर आपको थोड़ा सा वो वारंटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड रहता है। और किलोमीटर स्पेशली जो DSG वाला है, टर्बो तो है ही, टर्बो और DSG उसका कैसे मेंटेन किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी जगह पे मुझे वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं मिला। कुछ जगह में ओनर से तो आपको बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। ये गाड़ी में मुझे मिला, इसीलिए मैंने थोड़ा सा महंगा तो ज़रूर लिया, लेकिन ओनर ने उसके ऊपर कम से कम 2.5 से 3 लाख खर्चा किया उसको ब्लैक इंटीरियर्स बनाने के लिए। जो एयरबैग कंपैटिबल सीट कवर्स, फिर उन्होंने 2 टैब लगाया। फेरेली का जो नया टायर्स है वो भी लगाया है उसमें। और उन्होंने हाईवे पे ज़्यादा यूज़ किया है अच्छे से। टर्बो और DSG का जो मेंटेनेंस करना चाहिए, जैसे आपको चलाना चाहिए वैसे उन्होंने चलाया। तो इसीलिए मैंने एक तो वो गाड़ी लिया और 2019 ही लिया, क्योंकि 2021 का जो फेसलिफ्ट है वो लग्जूरियस तो बहुत है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सुपर जैसे उन्होंने बना दिया। सब अच्छा चीज़ है, लेकिन जो सस्पेंशन है ना वो एक तो बहुत सॉफ्ट है। फिर यहाँ पे बेंगलुरु में मुझे 25 लाख के नीचे वो कोई मिला नहीं। उसका एडवांटेज है कि उसमें DQ381 गेयरबॉक्स आता है जो वेट क्लच है। फिर अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल में देखिए DQ250 आता है। और फ्यूल एफिशिएंट और पावर 2 लीटर में उससे बढ़िया डीजल इंजन और कोई नहीं है, क्योंकि वो जितना पावर देता है और उसके साथ जितना फ्यूल एफिशिएंसी देता है। और कोई आज के दिन में भी आप महिंद्रा की ले लो या फिर फिएट का 2 लीटर इंजन ले लो,
उतना बढ़िया इंजन कोई नहीं है जो 2 लीटर TDI था उस सेगमेंट में। तो ये बात है। तो इसीलिए मैंने वो 1.8 TSI लिया है, क्योंकि उन्होंने तो अच्छा मेंटेन किया। मैंने स्कोडा के सर्विस सेंटर में चेक कराया, फिर फिर मैंने वही फाइनल किया। तो यही बात है। इसमें ऑटो पार्क का फीचर आपने अगर नहीं देखा है तो आपको उसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस गाड़ी का मैं वॉक अराउंड तो ऑलरेडी आपने देखा होगा। तो यही है। तो फिर बाकी अभी अगर इसकी पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं तो ये 1.8 ईयर्स है ना, ये बहुत ही मतलब पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि एंट्री लेवल जो लग्जरी व्हीकल्स है उसको भी टक्कर दे सकती है। दूसरा चीज़ जो फ्यूल इकोनॉमी है, ऑफ कोर्स ये पेट्रोल सिटी में चलाने के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको सिंगल डिजिट्स ही मिलेगा। डबल डिजिट्स मैंने सिर्फ मैं मैसूर में देखा। मैसूर में तो उतना ट्रैफिक नहीं होता। आप जहाँ पे मेरा सिटी 14-15 देती थी, ये तो 10-11 वहाँ दे सकती है। और जहाँ मेरी सिटी अगर 12-13 देती है तो ये 8-9 की देती है। तो 4 किलोमीटर का फ़र्क आप सिटी में मान सकते हैं। हाईवे पे भी लगभग सेम ही है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर मैं 100 तो चलता ही है वो मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस में उसके ऊपर 120, 130, 140 तक कभी कभी चला जाता है। इतना भी अगर चलाएंगे तो मुझे 15-16 आराम से 15 to 16 आराम से मिला है। वो सिटी में 19 to 20 मिलता था। तो वही 4 किलोमीटर का फ़र्क वहाँ भी आ गया। और अगर मैंने 150-160 एक बार स्पीड का चलन भी हो गया कि थोड़ा जल्दी में था, तो इतना तेज़ चलाएंगे तो 14 तक आए। अभी तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें सिटी में 17 to 18 आता था, तो इसमें 14 है। तो कुछ माइलेज तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे चलाना तो सिर्फ हाईवे पे ही है। सिटी का यूजेज तो 10 से 20% मैक्सिमम है, और वो भी बेंगलोर में कम है। तो इस वजह से मैंने लिया। और ऑक्टाविया और सुपर में जितना फीचर्स मिलता है, तो आपको शायद एंट्री लेवल लग्जरी कार में भी उसका सिर्फ बैज है। तो इसीलिए ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। आप सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आपको अच्छे कंडीशन, अच्छे वेल मेंटेन्ड मिला, तो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं ऑक्टाविया को। पेट्रोल में अनफॉर्चुनेटली, डीजल में नहीं। और ये आपको 1.4 का TSI भी आता है। वो पावर स्पेक्स में आपको 1.5 आज के स्लाविया जो आ रहे हैं ना, उसका सेम, ऑलमोस्ट सेम आता है। लेकिन फ़र्क यही है कि स्लाविया और वर्टिस जो आ रहे हैं, उन्होंने तो रैपिड और वेंटो से प्रैक्टिकलिटी में तो उन्होंने अच्छा कर दिया, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि उसके पार्ट सारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, असेंबली यहाँ होती है। तो जो फिट एंड फिनिश जो भी आता है, इसीलिए उनको पता है कि दिक्कत तो आने वाली है। उन्होंने वारंटी तो सब दे दिया रिलायबिलिटी को ये करने के लिए, लेकिन जो भी करे वो पुराने गाड़ी जितना अच्छा नहीं है। और जो BS6 आता है ना, उसमें आपको कैटलिटिक कन्वर्टर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ़िल्टरिंग करना पड़ेगा एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए। उस चक्कर में आपको ये भी पिकअप भी थोड़ा कम होगा। उसके अलावा उसमें आपको XP95 मैंडेटरी है, लेकिन इसमें नहीं है। उसमें अगर XP95 नहीं डलवाए तो फ्यूल पंप इसका सब इशू आ सकता है। इसका मैंने इसमें आपको लिखा रहेगा फ्यूल टैंक पे, वो जर्मन में लिखा है, इसीलिए मैंने क्लैरिफाई किया कि 91 ऑक्टेन काफ़ी है, 95 की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो मैं अभी तक 91 ऑक्टेन जो भी मेरा माइलेज बताया ना, वो 91 ऑक्टेन में ही इतना माइलेज दे रहा है। तो मैं अगर 95 ऑक्टेन डलवाऊँगा तो 1 किलोमीटर का शायद मुझे माइलेज का भी फ़र्क आएगा। उसके साथ मेन चीज़ है, जो ऑक्टेन नंबर आपको बढ़ता है ना, जो उसमें इग्निशन होता है, वो थोड़ा सा जो, क्योंकि वो बहुत कंप्रेस्ड होता है, तो उसको थोड़ा सा डिले करने में वो फ़ायदा रहेगा। और वो जो नॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए वो हायर ऑक्टेन आपको हेल्प करेगा। तो आप 2.0 कार्स लेंगे तो वही है, प्रैक्टिकलिटी में तो अच्छा है। और प्राइस भी देखिए, आपको आज के दिन में अगर स्लाविया या वर्टिस बैंगलोर में आपको DST चाहिए तो 20 लाख के नीचे नहीं मिलेगा। उसका मैनुअल भी आपको ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास ही पड़ेगा। तो ये सब सोचते हुए मैंने
ये डिसीजन लिया। और वही होंडा सिटी का जो मैंने बता दिया कि मैं अकेले अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने मेरे भाई से पूछा था थोड़ा सा, क्योंकि घर में 2 गाड़ी रहेंगे तो वो भी सिटी और ऑक्टाविया, इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकता है। लेकिन उसको अभी कार में इंटरेस्ट नहीं है और वो सीए भी है, तो वो थोड़ा सा डिप्रिशिएटिंग एसेट वो सब चीज़ों में सोचते रहता है, इसीलिए। तो यही चीज़ है। लेकिन वही सिटिंग कंफर्ट की अगर बात करें तो सिटिंग कंफर्ट में ऑब्वियसली सिटी का पता नहीं, क्योंकि मैं उस गाड़ी से आ रहा हूँ इसीलिए मुझे वो फील हो रहा है, क्योंकि उसका कुशनिंग बहुत ही सॉफ्ट था। इस वजह से वो ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा देर तक मुझे अच्छा लगता था। इसमें थोड़ा सा भी यूज्ड होने में टाइम लगेगा। बाकी जो कैबिन इंसुलेशन है ना, इसमें सबसे बढ़िया है। 150 मैंने तो इसमें 174 तक चलाया हुआ, अंदर इतना फील ही नहीं होता है। आप स्पीड भी आपको अच्छे से मास्किंग हो जाता है। वो उनका डिज़ाइन, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपको स्पीड्स का पता नहीं चलता है। ब्रेकिंग ज़बरदस्त है। स्टीयरिंग जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, बीच में आपको ज़रूर एक डेड सेंटर का मतलब है कि आप थोड़ा सा स्टीयरिंग घुमाएंगे तो कोई फीडबैक नहीं आएगा। वो सिटी से इसमें थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद तुरंत आपको बहुत जल्दी फीडबैक मिलने शुरू होगा। और वो हाई स्पीड पे सिटी में ही अच्छा था ही मुझे, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हाई स्पीड कॉर्नरिंग आप आराम से 120 140 पे भी मैंने कॉर्नरिंग किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें टायर का भी एडवांटेज है ना कि 205 55 R16 आता है, तो वो एक और एडवांटेज मिल गया। तो ये चीज़ है। और ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, नंबर वाइज तो 10 mm कम है, लेकिन व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से इसमें आपको उससे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें ही अगर आप 10-12 की स्पीड ले आएंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर गड्ढे को आराम से मैन्यूवर कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा कम, मतलब 5-6 किलोमीटर तक लाना पड़ेगा। ये चीज़ ऐसा है कि देखिए, जिसको पेशेंस है उनको अगर मैं एक 500 या 600 किलोमीटर चला रहा हूँ, आपको अगर 100 स्पीड ब्रेकर भी आए तो उस 100 स्पीड ब्रेकर्स में भी आपको पेशेंस होना चाहिए कि आप धीरे से निकालें। और बाकी तो आप मेकअप कर ही सकते हैं, इसका पावर और ये सब अच्छा है। लेकिन वही बात आ जाता है मेंटालिटी की, कुछ लोगों को उतना पेशेंस नहीं होता है, वो एक स्पीड ब्रेकर पे धीरे करते हैं, दूसरे स्पीड ब्रेकर पे भगा देते हैं। वो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि वो स्पाइनल कॉर्ड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो स्पॉन्डिलिटीज़ और कोई बैक प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़रूर से ध्यान रखना है। तो एसयूवी होगा तो भी, एसयूवी तो कितना एसयूवी है, वो कोई एसयूवी नहीं है। जो डस्टर है वो एक अच्छा एसयूवी था। बाकी जो भी क्रॉसओवर्स आ रहे हैं ना, उसमें आपको अगर ग्राउंड क्लियरेंस के एडवांटेज चाहिए तो 190 से 200 मिनिमम होना चाहिए। उसके नीचे मेरे हिसाब से उतना कोई एडवांटेज नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में या फिर आप कोई भी जगह आप बड़े बड़े गड्ढे देखेंगे, वहाँ पे अगर सेल्टॉस या ऐसे कोई गाड़ी उन्होंने अगर स्लो नहीं किया तो वो भी नीचे से टकराएगा। तो आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 किलोमीटर का एडवांटेज मिल जाएगा। और वो बात आ जाता है आपके मेंटालिटी पेशेंस के ऊपर, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा धीरे नहीं करना चाहते, नहीं करते भी है। मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स में ही एग्जांपल्स है ऐसे। लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड्स, 2 मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हैं और उनके पास, एक के पास सियाज है, दूसरे के पास होंडा सिटी है। तो यही लोग हैं एलिजिबल जो सीडान चलाने के लिए है। और अगर कभी कभार आपका टच भी हो गया और धीरे स्पीड में टच हो गया तो आपकी गाड़ी कुछ होने वाला नहीं है, कुछ रुक नहीं जाएगा। मैन्युफैक्चरर्स ने उसका ध्यान रखा है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी जहाँ पे टच होता है ना, वो वहाँ पे आपका कोई क्रूशियल कंपोनेंट्स कुछ टच नहीं होता है, तो आप चिंता छोड़ सकते हैं। बाकी इसका बूट जो है वो 590 लीटर्स का है, जो नया है वो 600 लीटर्स का है। तो बूट बहुत बढ़िया, और उसको फोल्ड भी कर सकते हैं, 60-40 स्प्लिट में आता है, वो भी आपके पास ऑप्शन है इसमें ऑक्टाविया में। क्योंकि ये एलएन के वेरिएंट है, इसमें ड्राइवर साइड और जो पैसेंजर साथ में बैठता है दोनों के लिए इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, लंबार सपोर्ट भी है।
और 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। ये बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि 2 लोग अगर चल रहे होते तो एक को ठंड लग सकती है, एक को गर्मी लग सकती है। तो इसमें ये ड्यूअल जोन बहुत अच्छे से काम करेगा। और इसका एसी भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्दी कूलिंग करता है, और डीफॉगर वो सब तो है ही इसमें। हाँ, तो और एक बहुत बढ़िया चीज़ है इसमें, 360 डिग्री सेंसर है कार में। ये बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर आप सिटी के अंदर चला रहे, सिटी में तो आपको पता है कि 2 व्हीलर्स और ऑटो वाले बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तब ये सेंसर बीप करना शुरू कर देगा। तब हर जगह पे लगा है ना, तो कहीं से भी आपको आवाज़ आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका मिरर तो कुछ लिमिटेड ही होता है, ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत बन जाता है। ये एक चीज़ है। ऑटो पार्क जैसे मैंने बताया, उसको मुझे अभी तक एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला और मुझे ध्यान में नहीं आया, नहीं तो पैरेलल और परपेंडिकुलर में ट्राई कर सकता हूँ उसको। वो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो बहुत सारे लग्जरी कार में भी नहीं आता। फिर टर्बो के मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, टर्बो में सेकेंड हैंड लेने में यही है जो मेन चीज़, क्योंकि आप 50-60 के ऊपर अगर लेंगे और जो प्रीवियस ओनर है उन्होंने अगर टर्बो को अच्छे से मेंटेन नहीं किया तो आपको टर्बो रिप्लेस कराना पड़ेगा, और वो 1-2 लाख लग जाएंगे। इसीलिए पहले चीज़ आपको ध्यान रखना है, वार्म अप करना ज़रूरी है। हर गाड़ी के लिए एप्लीकेबल है, टर्बो में खास करके। ठीक 1-1.5 मिनट तक उसको वार्म अप होने दीजिए। इसमें ऑयल टेम्परेचर भी दिखाता है, तो अब थोड़ा सा उसको वार्म अप होने दीजिए। फिर सिर्फ सुबह नहीं, अगर आपने 5-6 घंटे ऐसे रुका है और ठंड की मौसम है तो भी आपको वार्म अप करके फिर आपको चलाना पड़ेगा। फिर रुकने के लिए देखिए, मोस्ट कार्स में 1600-1750 आरपीएम पे किक इन होता है टर्बो, तो आप 1-2 किलोमीटर से ही उसके नीचे के रेंज में आप चला सकते हैं। लेकिन इसमें वो नहीं है, क्योंकि 1000-50 आरपीएम पे इसका पीक टॉर्क है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी चलाता हूँ 1-1.5 मिनट रुक के उसके बाद ही ऑफ़ करता हूँ। पेट्रोल पंप पे भी मैं ऐसा ध्यान रखता हूँ कि जब वो लो है तभी मैं जाके, क्योंकि मैं जाके तुरंत ऑफ़ नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ है। अगर मैंने तेज़ या फिर ऐसे चलाए तो ठीक से 2 मिनट तक वेट करके उसके बाद ही मैं ऑफ़ करता हूँ। नहीं तो क्या होगा कि जो ऑयल सर्कुलेशन है वो बंद हो जाएगा, फिर आपका टर्बो जो लाखों आरपीएम पे घूम रहा होगा वो ख़राब हो जाएगा। दूसरा चीज़ है डीएसजी का ड्यूअल क्लच। जो भी आप लेंगे वो अगर आपका हाईवे पे यूसेज है तो ही आप लेना। आप सिटी यूज़ के लिए उसको मत लीजिए, वो जल्दी हीटअप हो के आपको फिर वो पूरा यूनिट ही बदलना पड़ेगा। तो इसमें ऐसे कर सकते हैं आप, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में ब्रेक पे पैर हटा के 1-2 सेकेंड, ऑलमोस्ट 2 सेकेंड के बाद ही आप एक्सीलेटर पे पैर रखिए। तुरंत बहुत रेयरली है तो ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंटली उसको मत कीजिए, क्योंकि वो क्लच को ख़राब करेगा। क्लच को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अचानक से लॉन्च नहीं किया। देख, अब पुराने अगर फोक्सवैगन की जो डीएसजी आती थी वो थोड़ा सा अग्रेसिव थी, लेकिन उसका लाइफ कम था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर 10-15 सेकेंड या इसके ऊपर आपको पता है कि आप रुकने वाले, तो आपको तुरंत न्यूट्रल करना है। डी में या फिर S1 में डाल के आपको ब्रेक के ऊपर पैर नहीं रखना है, इससे आपका क्लच ख़राब हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें बताने के लिए तो बहुत चीज़ें मैंने भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, इतना सारा फीचर। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम सिटी के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है। ब्लूटूथ जल्दी कनेक्ट हो जाता है, वायरलेस नहीं है लेकिन ब्लूटूथ से जल्दी कनेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ है बस। फिर आपका अगर जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूँगा जैसे मैं करता हूँ। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।